बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर जो है वो चैप्टर नंबर 11 फाइनल अकाउंट हम शुरू किया हुआ है हमने, वो हम शुरू कर रहे हैं। तो उसमें हमने पहली 4 प्रॉब्लम हल कर ली हैं। तो आगे देखते हैं, हम 5वीं प्रॉब्लम जो है वो आज हल करेंगे। लेकिन 5वीं प्रॉब्लम हल करने से पहले हम कुछ एडजस्टमेंट हैं वो देखेंगे कि उस एडजस्टमेंट को आपने कैसे हल करना है। इन प्रॉब्लम में एडजस्टमेंट वगैरह आएंगी। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो एडजस्टमेंट वाले ही हैं जो पेपरों में आते हैं। तो एडजस्टमेंट आपने कैसे हल करनी है उनको आपने पहले सीखना है, उसके बाद आप उनको हल करेंगे प्रॉब्लम को और हम शुरू करेंगे। तो पहले आपने एडजस्टमेंट जो है वो सीखनी है कि कैसे आपने कहाँ पे उसका इफ़ेक्ट जो है वो कहाँ पे लिखना है। आपने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है, या बैलेंस शीट में आपने लिखना है। तो इफ़ेक्ट जो है वो लिखने बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर आपने कोई इफ़ेक्ट जो है वो गलत जगह पे लिख दिया है एंट्री, तो आपका सवाल जो है वो गलत हो जाता है। तो इसको आपने सबसे पहले ध्यान से, यानी कि एडजस्टमेंट को ध्यान से हल करना है। जैसे आपके सवाल दिया होता है, ट्रायल बैलेंस का एक टेबल दिया होता है, उसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट दी होती हैं, इजाफी एडजस्टमेंट, यानी कि सवाल में कुछ इजाफी चीज़ें दी होती हैं, उनको आप एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो उन एडजस्टमेंट को आपने कैसे हल करना है वो मैं आपको आज समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो उस टेबल बना के आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट आपने बना लिया है, वो तो इजीली है, इतना मुश्किल नहीं है। उनके परफॉर्मिंग आपने याद करनी है और उनको हल कर लेना है। लेकिन आज हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एडजस्टमेंट वाला वो कर रहे हैं, तो वो आपने उसको हल करना है। तो एडजस्टमेंट में कुछ एंट्रीज़ मैंने इधर लिखी हैं, उनको आपने कैसे लिखना है वो मैं आपको आज समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने एडजस्टमेंट में आज लिखी है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो है इसका डबल इफेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स, आपने ये बात जहन में याद रखनी है कि जितने भी एडजस्टमेंट होती हैं सवाल की एंड पे जो दी होती हैं, जैसे ट्रायल बैलेंस एक टेबल दिया होता है, उसकी एंड में कुछ एडजस्टमेंट दी होती हैं, तो उन एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट होता है, यानी कि दोहरा असर होता है। या तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखी जाएंगी, या फिर बैलेंस शीट में लिखी जाएंगी, या फिर वो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखी जाएंगी। यानी कि उन जो एडजस्टमेंट है उनका डबल इफेक्ट होगा, लाजमी है। डबल इफेक्ट होता क्या है, उसका डबल इफेक्ट जो है वो लाजमी डबल इफेक्ट होता है। जैसे आप ट्रायल बैलेंस में देखते हैं, उसमें सिर्फ सिंगल इफेक्ट ही होता है, जितनी भी ट्रांजैक्शन लिखी गई होती हैं उनका इफेक्ट सिंगल ही होता है। लेकिन एडजस्टमेंट का इफेक्ट जो है वो डबल ही होगा, क्योंकि वो एडजस्टमेंट हैं वो कहीं ना कहीं जाके एडजस्ट होती हैं। वो साल के बाद या साल के दौरान जो हैं वो एडजस्टमेंट की जाती हैं, जो पहले हमें नहीं पता होती कि ये वाली करनी है। लेकिन उनका क्या होते हैं, डबल इफेक्ट होता है, यानी कि दोहरा असर होता है। या फिर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाएगा, या फिर बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। एक साइड पे बैलेंस शीट में लिखा होगा, एक साइड पे किसमें लिखा होगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लाजमी लिखा होगा। या फिर दोनों जो हैं, दो इफेक्ट जो हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो है अगर एडजस्टमेंट में दी हुई हैं तो उनका डबल इफेक्ट होगा। अगर एडजस्टमेंट में नहीं दी हुई, सिर्फ कहाँ पे दी हुई है, वहाँ पे आप देखें क्या कहते हैं ट्रायल बैलेंस में, तो वो वाला भी आपने उसका डबल इफेक्ट ही करना है। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो एक दफ़ा आप कहाँ पे लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, जबकि दूसरी दफ़ा आप एसेट में लिखते हैं। लेकिन एडजस्टमेंट वाली जो है क्लोजिंग स्टॉक, उसका इफेक्ट डबल होगा। लेकिन जो क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में दी होगी उसका सिंगल इफेक्ट सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में ही होगा। और जो एडजस्टमेंट में दी होगी उनका डबल इफेक्ट होगा। जैसे पहले मैंने लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आप लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट की सेल वाली साइड जो है उसमें आप क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, या फिर आप बैलेंस शीट में एसेट वाली साइड पे आप उसको लिखेंगे। एसेट साइड डेबिट साइड होती है बैलेंस शीट में, उसमें लिखेंगे। और कहाँ पे लिखेंगे, आप ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बैलेंस शीट की एसेट साइड में आप क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, और ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड यानी कि सेल वाली साइड पे आप क्लोजिंग स्टॉक को लिखेंगे। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जो पहले से हमने एक्सपेंस लिए होते हैं, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं जो हमारे ऊपर जिम्मे होते हैं, यानी कि अभी तक हमने अदा नहीं किए, जो खर्चे हमने अदा नहीं किए, यानी कि उनको इस्तेमाल तो कर लिया है लेकिन अभी हमने अदा नहीं किए, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं, यानी कि वो हमारी जिम्मेदारी होती है। तो वो आपने कहाँ पे लिखनी है, उसका इफेक्ट कहाँ पे करना है आपने, एक्सपेंस में। यानी कि आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस की कंसाइंड एक्सपेंस जो भी है, या जैसे रेंट अकाउंट हो गया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हो गया, यानी कि जो भी नाम के साथ, जिस एक्सपेंस के नाम के साथ आउटस्टैंडिंग लिखा होगा एडजस्टमेंट में, वो आपने रिलेटेड एक्सपेंस में जमा करनी है।
ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस में, और बैलेंस शीट में आपने लायबिलिटीज साइड में जाके उसको लिखना है, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी होती है। आपने पहले से इसको यानी कि इस्तेमाल कर लिया होता है, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ही होते हैं। उसके बाद देखें आप प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस कौन से होते हैं? ऐसे एक्सपेंस जो आपने अभी तक यानी कि उनका फ़ायदा यानी कि जैसे आप पहले से आपके पास अभी फ़ायदा आपने हासिल नहीं किया, आपने फ़ायदा बाद में हासिल करना है, तो वो एक्सपेंस प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं। यानी कि उनको पहले से आपने पेड कर दिया। प्रीपेड का मतलब क्या है? पहले से अदा कर देना, यानी कि उसका फ़ायदा आपने हासिल नहीं किया लेकिन अदा पहले से कर दिए। प्रीपेड एक्सपेंस की एक मिसाल, जैसे आप इजी लोड करवाते हैं या जैज़ लोड करवाते हैं, जो भी लोड करवाते हैं, तो पहले से आपने लोड करवा लेते हैं और बाद में क्या करते हैं, पहले से आप लोड करवा के उसके पैसे दे देते हैं और बाद में उसका फ़ायदा हासिल करते हैं। यानी कि पहले से आपने अखराजात कर लिए हैं और फ़ायदा बाद में हासिल कर रहे हैं, वो प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की मिसाल आपके पास जो है वो मिसाल जैसे बिजली की है। बिजली की यानी कि आप पहले से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन अभी तक आपने उसके पैसे अदा नहीं किए, पैसे यानी कि बाद में आप अदा करेंगे, वो आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में बिजली की मिसाल है, और प्रीपेड एक्सपेंस में जो है वो इजी लोड जैसे भी आप लोड करवाते हैं वो आपकी मिसाल है। ये इन दोनों को आपने याद रखना है। यानी कि प्रीपेड एक्सपेंस जो है ये आपने रेलिवेंट जो भी एक्सपेंस है उसमें से माइनस करना है। प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस में से माइनस करेंगे प्रीपेड एक्सपेंस को, जबकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को जमा करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस करेंगे। उसके बाद बैलेंस शीट में आप एसेट साइड में लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से। बैलेंस शीट में आप एसेट साइड पे प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से क्या करेंगे, इस एक्सपेंस को आप शो करेंगे। उसके बाद डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप डेबिट साइड में लिखते हैं, ये भी आपका खर्चा ही होता है। तो तमाम अखराजात हम प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में लिखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आप अखराजात लिखते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में भी आप अखराजात ही लिखते हैं। तो डेप्रिसिएशन आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट खर्चा नहीं है। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस आप कहाँ पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में लिखेंगे। ये एडजस्टमेंट है। उसके बाद डेप्रिसिएशन अगर दी हुई है एडजस्टमेंट में तो उसका डबल इफेक्ट होगा। एक इफेक्ट आपने करना है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में, और बैलेंस शीट की एसेट में से रिलेटेड एसेट जो भी होगा उसमें से डेप्रिसिएशन आपने माइनस करना है। जैसे फर्नीचर है तो फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, या बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, या मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो आपने रिलेटेड जो डेप्रिसिएशन है वो आपने रिलेटेड जो चीज़ है उसमें से माइनस करना है बैलेंस शीट में एसेट साइड में से। एसेट साइड में हम तमाम जो असासाजात होते हैं, फिक्स्ड एसेट, वो लिखते हैं। उसमें से आपने डेप्रिसिएशन जो है, जो भी डेप्रिसिएशन जिस चीज़ का दिया होगा उसमें से आपने उसको माइनस करना है। वो माइनस करके बाकी जो रकम होगी वो आपने बैलेंस शीट में शो करनी है। मिसाल के तौर पर एसेट अगर 2 लाख के हैं तो साल के एंड पे उसकी डेप्रिसिएशन 10% है, यानी कि 2 लाख में 10% आप लें तो कितना बनता है? 2000 बनेगा, या 20,000 2000 ही बनेगा, जितना भी बनता है 2 लाख या 20 लाख का 20,000 बनता है, तो वो आपने माइनस कर देना है। यानी कि वो माइनस करके बाकी जो रकम आएगी वो आपने कहाँ पे लिखनी है? बैलेंस शीट में बाकी रकम के साथ आपने वहाँ पे शो करनी है। तो ये यहाँ तक हमारे डेप्रिसिएशन के यानी कि ये 4 एडजस्टमेंट मैंने आज आपको याद करवाए हैं। इन 4 एडजस्टमेंट को आपने अच्छे तरीके से याद करना है। उसके बाद 6 और 7 एडजस्टमेंट हैं वो हम बाद में करेंगे। पहले आपने ये 4 एडजस्टमेंट अच्छे तरीके से याद करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखें आप प्रॉब्लम नंबर 5 हम हल करने जा रहे हैं। उसमें वैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और इसके साथ एक और स्ट्रक्चर हम बनाएंगे बैलेंस शीट का। तो बैलेंस शीट हम कैसे हल करते हैं, तो आइए स्टूडेंट हम उसको हल करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 5 आप निकाल लें। तो मैंने निकाली हुई है इधर प्रॉब्लम नंबर 5, आप निकालें उसको। 5 है हमारे पास, प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 December 2012 ऑफ अहमद ट्रेडर्स विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। आपने इस ट्रायल बैलेंस की मदद से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करना है। वो नीचे डेबिट साइड भी दी हुई है, क्रेडिट साइड भी दी हुई है, उनके साथ अमाउंट भी लिखी हुई हैं, और नीचे लिखा हुआ है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में नंबर 1 पॉइंट दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक का RS 40,000, और दूसरा दिया हुआ है साथ डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड मशीनरी एट 10%,
और डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 10% जो है बिल्डिंग और मशीनरी पर। तो ये एडजस्टमेंट जो है इनको आपने हल करना है। इन एडजस्टमेंट का दोहरा इफेक्ट होता है, यानी कि डबल इफेक्ट होता है, या फिर बैलेंस शीट में होगा एक दफ़ा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा, यानी कि दोनों में इफेक्ट उनका होगा, ठीक है। जबकि ट्रायल बैलेंस में जो एंट्री दी होती है उनका सिंगल इफेक्ट होता है, यानी कि एक ही दफ़ा आप लिखते हैं। तो हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे कैश 35,000 है। कैश आप एसेट में लिखते हैं बैलेंस शीट में। उसके बाद लिखा हुआ है डेटर्स भी आप एसेट में लिखते हैं बैलेंस शीट में। उसके बाद लिखा हुआ है बिल्डिंग आप कहाँ पे लिखते हैं? एसेट में ही लिखते हैं, तो ये भी आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है परचेजेज आप कहाँ पे लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले हम लिखेंगे परचेजेज से पहले। ओपनिंग स्टॉक भी आप ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे लिखेंगे हम, कितने के साथ है आपकी बुक में? यहाँ पे 30,000 के साथ ओपनिंग स्टॉक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे डेबिट साइड में। उसके बाद आप क्या लिखते हैं? परचेजेज लिखते हैं। परचेजेज भी आप डेबिट साइड में ही लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की, तो इसको भी आप साथ लिखेंगे। तो इसके अलावा आपने परचेज रिटर्न देखना है या रिटर्न आउटवर्ड देखना है। अगर वो हैं तो वो आपने भी उसमें से माइनस करने हैं। यहाँ पे अगर क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे कोई भी परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड नहीं दिया हुआ, तो टोटल आपने परचेजेस कितने के साथ लिखने हैं? 1,20,000 के साथ यहाँ पे परचेजेस जो हैं वो शो कर देने हैं। उसके बाद आप देखें वेजेस लिखा हुआ है, तो वेजेस भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, तो वेजेस भी आपने कहाँ पे लिखने हैं? डेबिट साइड में लिखनी है ट्रेडिंग अकाउंट के। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वेजेस कितने के साथ हैं आपकी बुक में? 10,000 के साथ वेजेस हैं, तो ये यहाँ पे शो करेंगे हम। उसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंस आप देखें तो सेलिंग एक्सपेंस जो होता है ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, यानी कि तमाम जो सेल करने के वक्त या फ़रोख्त करने के वक्त अशिया को हम अखराजात आते हैं वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। जबकि हम जब अशिया को बनाते हैं तो जब चीज़ को बनाने के वक्त जो अखराजात आते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो ये वाला सेलिंग एक्सपेंस जो है ये आपका फ़रोख्त करने के वक्त अखराजात हैं, ये ऑफिस के खर्चे हैं, तो ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। ये आप प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में लिखेंगे, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में आप नहीं लिखेंगे। उसके बाद देखें क्रेडिट साइड पे कैपिटल लिखा हुआ है। कैपिटल आप कहाँ पे लिखते हैं? लायबिलिटीज़ में, बैलेंस शीट की लायबिलिटीज़ साइड पे लिखते हैं। उसके बाद लिखा हुआ सेल्स आप कहाँ पे लिखेंगे? सेल्स आप ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। सेल कितने के साथ है आपकी बुक में? सेल है जी यहाँ पे 1,70,000 सेल है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में। अगर कोई सेल रिटर्न दिया हुआ है या रिटर्न इनवर्ड दिया हुआ है तो वो सेल्स में से आपने माइनस करना है। तो यहाँ पे इस सवाल में कोई सेल रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड नहीं दिया हुआ, तो आपने डायरेक्ट नेट सेल जो है वो आपने लिख देना है। तो नेट सेल कितना है आपके पास? 2 लाख के साथ है, तो इसको 2 लाख के साथ आपने यहाँ पे नेट सेल जो है वो लिख देना है आपने, ठीक है। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखे हुए हैं, अकेला क्रेडिटर्स लिखा हुआ है। ये क्रेडिटर जो कर्ज ख्वाह होते हैं ये आपके लायबिलिटीज़ होती हैं, यानी कि बैलेंस शीट में आप लायबिलिटीज़ साइड में लिखते हैं। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, एक और एंट्री हम यहाँ पे लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक की। तो नीचे एडजस्टमेंट में देखें आप, नीचे एडजस्टमेंट में नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। तो क्लोजिंग स्टॉक आपकी क्रेडिट साइड पे लिखते हैं आप ट्रेडिंग अकाउंट की, तो इसको आप यहाँ पे शो करेंगे क्लोजिंग स्टॉक के साथ। क्लोजिंग स्टॉक कितने के साथ है आपके पास? यहाँ पे है जी 40,000 के साथ क्लोजिंग स्टॉक है, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 40,000 क्लोजिंग स्टॉक। अब आप टोटल कर लें, जो साइड बड़ी होगी दूसरी साइड में से आप माइनस कर देंगे, या ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आ जाएगा। तो इसको टोटल करें आप, 2,40,000 है, इसको टोटल करें आप, ये बन गया 1,20,000, 1,30,000, 1,60,000। ये साइड बड़ी है तो इस साइड में से इस साइड को आप माइनस कर देंगे, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखें 2,40,000 टोटल आ गया। इस टोटल को आपने दोनों साइड्स पे ही शो करना है। इधर भी टोटल आ गया 2,40,000, इधर भी टोटल आ गया 2,40,000 के साथ। इसको आपने माइनस करना है इन अमाउंट में से। तो इसमें से माइनस करें यार, 2,40,000 में से 30,000 माइनस किया, 1,20,000 माइनस करें तो 1,20,000 ही आ गया। 30,000 माइनस करें तो 90,000 आ गया। 10,000 माइनस करें तो कितना आ गया? 80,000 आ गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास कितना आ गया? यहाँ पे आप लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट के साथ। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है आपके पास? इसको कैरी डाउन करेंगे CD के साथ।
कितने के साथ आया ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास? 80,000 के साथ आपके अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आया। 80,000 आपने यहाँ पे शो करना है। इसको आपने कहाँ पे लेकर जाना होता है? प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे। तो ग्रॉस प्रॉफिट को आप प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे आप लिखेंगे। सबसे पहली एंट्री हम ये लिखते हैं, उसके बाद हम दूसरी जो अगर कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे। तो सबसे पहले एंट्री आपने कौन सी लिखनी होती है? ग्रॉस प्रॉफिट वाली। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितने के साथ है? ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन या बीडी लिख दें आप, यहाँ पे बीडी लिखेंगे हम 80,000 के साथ। 80,000 यहाँ पे हम लिखेंगे। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मैंने लिख लिया है। तो इसके अलावा आपने देखना है कौन कौन सी इनडायरेक्ट इनकम है या कौन कौन सी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। इनडायरेक्ट इनकम में इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये सारे हम यहाँ पे लिखते हैं। जबकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो टोटल जितने भी होते हैं वो हम यहाँ पे शो करते हैं। तो हमने अब क्या लिखना है? यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आप देखें तो सेलिंग एक्सपेंस जो है ये आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो इसको आप कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे आप सेलिंग एक्सपेंस के साथ। सेलिंग एक्सपेंसेस कितने के साथ हैं इस बुक में? 10,000 के साथ सेलिंग एक्सपेंस हैं। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके अलावा आपने एक एडजस्टमेंट दी हुई है नीचे, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर, बिल्डिंग एंड मशीनरी एट 10%। तो बिल्डिंग आपकी बुक में कितना है? बिल्डिंग आप देखें ट्रायल बैलेंस में बिल्डिंग है जी 2 लाख के साथ बिल्डिंग की अमाउंट दी हुई है। तो 2 लाख पे आपने 10% निकालना है और 10% का आपने डेप्रिसिएशन कहाँ पे लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पे आपने लिखना है। तो इसको आप लें, 2 लाख जो है हमारा बिल्डिंग है। बिल्डिंग आपकी कितनी है? 2 लाख के साथ बिल्डिंग है यहाँ पे बिल्डिंग। इसका आपने 2 लाख का 20% आपने लेना है। तो इसका 20% आप लें तो कितना आ रहा है? 2 लाख का 20% 20% नहीं 10% आप लें तो 10% कितना आ रहा है यहाँ पे? 2 लाख का। यहाँ पे इसको क्रॉस कर दें ये 0 और इसको मल्टीप्लाई करें 2000 को 10 के साथ। तो 20,000 आपके पास क्या आ रहा है? 20,000 आपके पास डेप्रिसिएशन आ रहा है बिल्डिंग का। बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन कितना आया है? डेप्रिसिएशन कितना आ गया बिल्डिंग का? 20,000 डेप्रिसिएशन आया है। तो इस 20,000 डेप्रिसिएशन को आपने कहाँ पे लिखना है? ये एडजस्टमेंट वाली एंट्री है, इसको आपने कहाँ पे लिखना है? डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखना है। डेप्रिसिएशन ऑन डेप्रिसिएशन ऑन आपने लिखना है कहाँ पे? डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितने के साथ है? बिल्डिंग पे आपने डेप्रिसिएशन लिया है तो कितना आया? डेप्रिसिएशन 20,000 आया है। यानी कि 2 लाख का आपने 10% निकाला है, वो 20,000 आपका क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो आपने यहाँ पे शो कर देना है। 20,000 आपका डेप्रिसिएशन आया है बिल्डिंग पे, वो आपने यहाँ पे शो करना है। इसके अलावा अगर कोई और डेप्रिसिएशन किसी और चीज़ पर दिया होता है फिक्स्ड एसेट में से, तो वो भी आपने यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकाल के यहाँ पे लिखना होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पे। एक इफेक्ट इसका यहाँ पे आ गया और दूसरा इफेक्ट हम एसेट साइड में लिखेंगे। तो इसके अलावा आप देखें तो यहाँ पे और कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। तो इसको आप टोटल कर लें। 80,000 हमारा टोटल आएगा इधर, 80,000 इधर आ गया। 80,000 में से आप 10,000 और 30,000 माइनस करें तो कितना बच गया हमारे पास? 50,000। तो 50,000 आपका क्या है? यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ गया है। 50,000 नेट प्रॉफिट आ गया है। इसको आपने कहाँ पे ले जाना है? इसमें यहाँ पे लिखना है आपने ट्रांसफर्ड टू कैपिटल इन बैलेंस शीट। ट्रांसफर टू कैपिटल इन बैलेंस शीट, इसको आपने ट्रांसफ़र करना है कहाँ पे? कैपिटल में, बैलेंस शीट में। ठीक है, तो टोटल आपका कितना आ जाएगा? 20, 50 और 20, 70 और 10, 80,000। टोटल आपका दोनों साइडों पे इक्वली होता है। 80,000 के साथ हम यहाँ पे टोटल लिखेंगे। तो ये हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ तक कंप्लीट है। इसके बाद आपने बैलेंस शीट बनाना है। तो बैलेंस शीट हम बनाते हैं तो सबसे पहले आपने एसेट लिखना है। तो एसेट में आप देखें तो कैश है हमारे पास। कैश कितने के साथ है? 35,000 के साथ। तो 35,000 हम यहाँ पे लिखेंगे कैश में। कैश आ गए यहाँ पे 35,000। उसके बाद देखें आप लिखा हुआ डेटर्स, जो मकरूज होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं? एसेट ही होते हैं। तो डेटर्स आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ये रकम हमने ली हुई है तो ये हमारा सस्ता बन गया है। तो ये भी हम एसेट साइड में ही लिखेंगे। कितने के साथ है? 15,000 के साथ।
15,000 के साथ डेटर्स आ गए। उसके अलावा आप देखें बिल्डिंग आ गई। बिल्डिंग आपने यहाँ पे लिखना है, बिल्डिंग कितने के साथ है, बिल्डिंग है 2 लाख के साथ। इसमें से आपने डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, जो डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट में निकाला है उसको आपने माइनस करना है। तो यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, कितने के साथ डेप्रिसिएशन आया, 20,000 के साथ। तो 20,000 आपने 2 लाख में से माइनस कर देना है। बाकी हमारे पास कितना बच जाता है, 1,80,000 जो है वो आपने कहाँ पे लिखना है, टोटल बैलेंस में लिखना है आपने। उसके बाद आप देखें कोई और एसेट देखें आप, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपका ये क्या होता है, ये आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसका डबल इफेक्ट होता है। एक इफेक्ट आपका ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे होता है, दूसरा इफेक्ट आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड में होता है। मैंने इधर भी लिखा भी है, वही इफेक्ट आपने याद रखना है। एक इफेक्ट कहाँ पे होता है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, दूसरा इफेक्ट आपका कहाँ पे होगा, एसेट साइड में आपका कहाँ पे होगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड में आपके होगा। तो यहाँ पे हम क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, कितने के साथ क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास बुक में, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 40,000 के साथ है। तो यहाँ पे हम इसको शो कर देंगे। अगर ये देखें आप, मैंने डेप्रिसिएशन जो बिल्डिंग पर लिखी हुई है, एक इफेक्ट इसका कहाँ पे आया है, एसेट में, यानी कि उस रेलिवेंट एसेट जो है बिल्डिंग एसेट है, तो इसमें से हमने डेप्रिसिएशन को माइनस किया है बैलेंस शीट में से। और एक इफेक्ट आपका कहाँ पे आया है, एक इफेक्ट आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आया। 2 इफेक्ट आए हैं इसके, एक आया डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे, दूसरा इफेक्ट आपका कहाँ पे आया, बैलेंस शीट में एसेट साइड में आपने रेलिवेंट जो एसेट है उसमें से आपने माइनस करना होता है। तो 2 इफेक्ट इसके भी हैं, 2 इफेक्ट आपके क्लोजिंग स्टॉक के भी हैं, क्योंकि ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं। एडजस्टमेंट एंट्री के दोहरे असरात होते हैं, तो दोहरे असरात आपने एक दफ़ा या तो बैलेंस शीट में आएगा या फिर कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तो ये हमारे 2 इफेक्ट हो गए। उसके बाद आप देखें लायबिलिटीज़ साइड में आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे आएगा कैपिटल आएगा। इधर कैपिटल इधर लिखेंगे आप, कैपिटल कितने के साथ है आपके पास, 1,70,000 कैपिटल है। तो इसमें आप क्या जमा करते हैं, नेट प्रॉफिट जमा करते हैं। अगर नेट लॉस है तो वो आप माइनस करते हैं, तो नेट प्रॉफिट आप इसमें जमा कर देंगे। वो कितने के साथ है बुक में, जो हमने निकाला नेट प्रॉफिट वो है 50,000 के साथ। तो 50,000 आपने यहाँ पे जमा करना है 1,70,000 में। तो ये कितना मान गया, 2,20,000। ये हमारे पास टोटल जो कैपिटल की अमाउंट है वो बन गई। नेट प्रॉफिट उसमें जमा करते हैं कैपिटल में, जबकि नेट लॉस जो है वो आप माइनस करते हैं कैपिटल में से। उसके अलावा आप देखें क्रेडिटर्स जो हैं वो लिखे हुए हैं, वो कितने के साथ हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, कर्ज ख्वाह होते हैं। तो कर्ज ख्वाह वो भी हमारे क्या होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, वो हमने बाद में पैसे देने होते हैं। तो जिम्मेदारियां आप बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो क्रेडिटर्स यहाँ पे हमारे कितने के साथ हैं बुक में, क्रेडिटर्स जो हैं वो हैं 50,000 के साथ। 20,000 और 50,000, 2,20,000 और 50,000 को टोटल करें आप तो आपके पास यहाँ पे आएगा 2,70,000। इसके अलावा और कोई हमारे पास एसेट नहीं है। तो यही एसेट थे और लायबिलिटीज़, एसेट और लायबिलिटीज़ यही हैं। तो इसको आपने टोटल करना है। 2,70,000 हमारे पास लायबिलिटीज़ आ गई हैं। इसके अलावा आपने एसेट साइड को टोटल करना है। 35,000 और 15,000 कितना हो गया आपके पास, 50,000, 50,000 और 40,000 90,000, 90,000 और 1,80,000 कितना मान गया आपके पास, ये मान के 2,70,000। तो टोटल आपका दोनों जो है वो बराबर ही होना चाहिए। एसेट साइड और लायबिलिटीज़ साइड जो है वो दोनों इक्वल ही आनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हमारा जो सवाल है ये कंप्लीट होता है। तो आपने करना ये है कि इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेके इलस्ट्रेशन नंबर 4 तक आपने कंप्लीट ही करनी है। उनको अच्छी तरीके से आपने हल करना है। और इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो है वो रेलिवेंट है प्रॉब्लम नंबर 5 के। ठीक है स्टूडेंट, और इसके अलावा आपने प्रॉब्लम नंबर 5 हल करनी है। और इसके अलावा आपने जो डेफिनेशन है 21 से लेके डेफिनेशन 21 से 25 तक आपने उनको याद भी करना है और लिखना भी है, और लिख के आपने असाइनमेंट के तौर पे सबमिट भी करना है। तो डियर स्टूडेंट, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।